हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस वीडियो में हम पार्ट 3 कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम खरपतवार से सुरक्षा की। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि खरपतवार होता क्या है। खेतों में कई अनवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हीं को हम खरपतवार कहते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो फसल है उसके आसपास कुछ ऐसे अनवांटेड पौधे उग गए हैं, मतलब कि कुछ ऐसे पौधे उग गए हैं जो हमने नहीं उगाए हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही उग जाते हैं। ऐसे पौधों को हम बोलते हैं खरपतवार, मतलब कि अनवांछित पौधे जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। जैसा कि अब मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगी। मान लीजिए आपके घर पे एक गमला है और उसमें आपने गुलाब उगा रखा है। आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद उस गुलाब के पौधे में थोड़ी बहुत घास फूस भी उगाएगी। क्या आपने उस घास फूस को उगाया था? नहीं, आपने उसे नहीं उगाया। वो घास फूस अपने आप ही आपके गमले में उग गई है, तो वो क्या कहलाएगी? उसे हम कहेंगे खरपतवार। ऐसे ही जो हमारे किसान हैं, जब वो खेतों में कोई भी फसल उगाते हैं, मान लीजिए उन्होंने गेहूं उगाया, तो उस गेहूं की फसल के आसपास जो घास फूस या कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं खरपतवार, क्योंकि किसान ने उसको नहीं उगाया, वो प्राकृतिक रूप से खुद उगे हैं। अब हम बात करेंगे खरपतवार हटाना क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा कि घर पे भी अगर हमारे गमलों में घास फूस उगती है तो हम उसको समय समय पर उखाड़ के फेंक देते हैं। तो खरपतवार हटाना क्यों जरूरी है? क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। जो पोषक तत्व, जो जल मेरी फसल को मिलना चाहिए था या फिर जो हमारे गुलाब के पौधे को मिलना चाहिए था, वो जल और पोषक तत्व कौन ले लेता है? खरपतवार ले लेता है। इससे क्या होता है? हमारी जो फसल है वो अच्छे से नहीं उगती है। हमारा जो गुलाब का फूल है, जो पौधा है, वो अच्छे से उसकी वृद्धि नहीं कर पाएगा। दूसरा आता है बेटा, यह कटाई में भी बाधा डालता है। जब किसान फसल की कटाई करते हैं तो उसमें भी ये बाधा डालता है और ये मनुष्य एवं पशुओं के लिए जहरीला हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। खरपतवार हटाने के तरीके। किन किन तरीकों से हम खरपतवार को हटा सकते हैं? पहला आता है बेटा निराई और दूसरा है खरपतवार नाशी के द्वारा। अब हम इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। निराई होता है बेटा खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। जो हम खरपतवार हटाते हैं उसकी प्रक्रिया को हम कहेंगे निराई। निराई होती है बेटा हाथों के द्वारा। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो फसल उगी हुई है उसके आसपास जो ये अनवांछित पौधे उग गए हैं उसको हम उखाड़ उखाड़ के हटा रहे हैं। ये क्या कहलाएगा? निराई। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम खरपतवार नाशी की। ये क्या होते हैं? रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि 2,4-D। 2,4-D क्या है बेटा? 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। मतलब कि ये एक रसायन है, एक केमिकल पदार्थ है जिसका उपयोग हम अपनी फसलों में स्प्रे करके करेंगे और इससे सारे खरपतवार जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चों को निराई और खरपतवार नाशी में अंतर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है खरपतवार के बारे में। जो खरपतवार नाशी होते हैं बेटा, उनका छिड़काव हम खेतों में करते हैं। किस लिए? ताकि उससे खरपतवार पौधे मर जाएं और इससे हमारी फसल को भी नुकसान नहीं होता। ये पॉइंट आप सभी बच्चों को याद रखना है कि खरपतवार नाशी का छिड़काव खेतों में किया जाता है ताकि उससे खरपतवार पौधे नष्ट हो जाएं, मर जाएं,
लेकिन उससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, खरपतवार नाशी को जल में मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेतों में छिड़का जाता है। तो हम खरपतवार नाशी को कैसे छिड़केंगे? उसे जल में मिलाकर एक स्प्रेयर की सहायता से छिड़केंगे। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये किसान खरपतवार नाशी को कैसे छिड़क रहा है? एक स्प्रेयर की सहायता से। इससे क्या होगा? सभी पौधों के ऊपर, सभी जो फसल है हमारी उसके ऊपर खरपतवार नाशी जो है वो छिड़का जाएगा। थर्ड पॉइंट है, खरपतवार के छिड़काव से जल प्रदूषण होता है, साथ ही साथ किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों, जो खरपतवार नाशी हैं उसका छिड़काव जब हम करते हैं तो जल प्रदूषण होगा। क्यों? जैसे ही बारिश आएगी तो बारिश के पानी के अंदर ये खरपतवार नाशी जो कि एक केमिकल पदार्थ है वो मिल जाएगा, और वो जब हमारी नदियों में जाएगा उससे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा, और इससे किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बच्चों, किसान को खरपतवारनाशी छिड़कते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए। इस चित्र में भी किसान ने अपना मुंह और अपना नाक एक रुमाल से या फिर एक कपड़े से ढक रखा है। इसी तरह किसान को भी कई सावधानियां बरतनी पड़ती है ताकि उसको खरपतवारनाशी छिड़कते समय कोई नुकसान ना हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कटाई। जब फसल हमारी पक जाती है उसके बाद क्या करते हैं? हम फसल को काटते हैं। इसी को हम कहते हैं कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई दो तरह से की जाती है, एक होती है बेटा हार्वेस्टर के द्वारा और दूसरी है दराती से। आप यहाँ पे हार्वेस्टर की फोटो देख सकते हैं। ये एक हार्वेस्टिंग मशीन है बेटा। इसमें क्या होगा, जो फसल है हमारी जब वो पक जाएगी उसको हम मशीन के द्वारा काट लेंगे। कौन सी मशीन है ये? हार्वेस्टर। और दूसरा हमारा जो तरीका है वो है दराती का इस्तेमाल करके। जो दराती का उपयोग है वो बहुत पुराने टाइम से किसान इस्तेमाल करता आ रहा है। इसमें क्या होगा, हम फसल को दराती का उपयोग करके अपने हाथों से काटेंगे। इसमें समय ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करना, उसे हम क्या कहेंगे? थ्रेशिंग। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप बच्चों को समझना थोड़ा आसान हो जाए। बेटा, जब हमने फसल को काट लिया उसको हम क्या कहते हैं? कटाई, है ना। अब फसल जब काट ली है हमने तो हमें अपने बीजों को भूसे से अलग भी करना होगा। तो जब बीजों को भूसे से अलग करेंगे, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग किसके द्वारा की जाती है? ये जो मशीन आप देख रहे हैं चित्र में, इस मशीन का नाम है कंबाइन मशीन। ये दो मशीनें जुड़ी हुई हैं, एक तो हार्वेस्टर और एक थ्रेशर। हार्वेस्टर क्या करेगा? फसल को काटेगा, और थ्रेशर क्या करेगा? भूसे में से बीजों को अलग कर देगा। अगला है बेटा विनोइंग। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक फटक कर अलग करते हैं। जो छोटे खेत वाले किसान हैं वो क्या करेंगे? अनाज की जब कटाई कर दी है उसको फटक फटक कर अलग करेंगे। इससे क्या होगा? दाना अलग हो जाएगा और भूसा अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा विनोइंग। ये दोनों ही टर्म्स पेपर में पूछी जाती हैं, तो आप सभी बच्चों को इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जो है भंडारण। फसल के दानों को अधिक समय तक रखा जाए तो उनमें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीव से सुरक्षित रखना पड़ता है। बेटा, जब हमारे किसान ने फसल को काट लिया, उसमें से बीजों को अलग कर लिया, तो वो क्या करेगा? भंडारण करेगा। मतलब कि उन बीजों को स्टोर करेगा, है ना। अब वो जो बीज हैं वो नमी के कारण खराब हो सकते हैं, या फिर उनमें चूहे या फिर कीड़े मकोड़े लग सकते हैं,
या फिर फूई भी लग सकती है। तो फसल को अधिक समय तक जब रखा जाता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके खराब होने के। भंडारण से पहले बीजों को धूप में रखना ज़रूरी है ताकि उनके अंदर की नमी कम हो जाए। बेटा जो किसान है वो बीजों को धूप में रखता है, बीजों को सुखाता है ताकि उसकी नमी जो है बीज की वो कम हो जाए। अगर हम उस नमी को कम नहीं करेंगे तो हमारे बीज जल्दी से खराब हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बने बड़े बड़े पात्र में करता है। जो किसान है वो अपने बीजों का भंडारण किस में करेगा? या तो बेटा बोरियों में करेगा जो किससे बनी होती है? जूट से, या फिर धातु के बड़े बड़े पात्र में करेगा। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा? साइलो में। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जब हम बीजों का भंडारण एक बड़े पैमाने पर करते हैं तो वो किस में होता है? साइलो में। ठीक है, इसके अंदर हम अपने जो बीज हैं उनको चूहों से या फिर कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं। अगला टॉपिक है बेटा हमारा जंतुओं से भोजन। जैसे हमने अभी देखा पौधों से हमें भोजन मिलता है, ऐसे ही हमें जंतुओं से भी भोजन मिलता है। जैसे कि हमारे घर पे जो दूध आता है या फिर जो अंडे हैं, जो मछली हैं, मीट हैं, ये सब क्या है? एक प्रकार से हमारे लिए भोजन है। और ये कहाँ से मिलता है हमें? जंतुओं से। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे हम पशुपालन कहते हैं। जैसे हम गाय का या भैंस का पालन करते हैं, उन्हें पालते हैं, क्यों? ताकि हमें उनसे दूध मिले, उनसे हम घी निकालते हैं, है ना? ऐसे ही आपने देखा होगा कि मुर्गियों का भी पालन होता है, क्यों? उनके अंडों के लिए। समुद्र के पास रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कि जो समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोग हैं वो मछली को बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से जंतुओं से भी हमें अलग अलग तरह का भोजन प्राप्त होता है। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी बच्चों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।